नमस्ते दोस्तों आज दुनिया में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने बदले को लेने पे तुला हुआ है। जैसे इजराइल हमास से बदला लेना चाहता है, उसी तरह पिछले दिनों आरोप लगाए जा रहे थे कि भारत में आतंकवाद फैलाने वाले बहुत सारे आतंकवादी जो हैं उनको चुन चुन कर मारा जा रहा है और उसके पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ बताया जा रहा था। इन आरोपों के बाद भारत और कनाडा के आपसी संबंध भी खराब हो गए, जिसमें कनाडा के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भारत पर आरोप लगाया। अब इस आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तो सही है कि ना जाने किन कारणों से कौन लोग उन लोगों को जहन्नुम का रास्ता दिखा रहे हैं जिन्होंने कभी ना कभी भारत के खिलाफ जहर उगला या भारत पर हमले की साजिश रची। हाल ही में पाकिस्तान में एक और आतंकी को कुछ अज्ञात लोगों ने नमाज पढ़ते समय गोली मारकर हत्या कर दी। इस आतंकी पर आरोप था कि इसने पठानकोट में हुए हमले में मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई थी और ये कई सालों तक भारतीय जेलों में बंद रहा और इंटरपोल ने भी इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ था। हालांकि ये बात अलग है कि वो खुलेआम पाकिस्तान में रह रहा था और अपने क्रियाकलापों को अंजाम दे रहा था। आखिर क्यों इन लोगों को मारा जा रहा है, क्या कारण हो सकते हैं, इन सब पे चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप विद्यार्थी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप जी इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद अमित जी। कुलदीप जी, जिस प्रकार से हमने देखा ब्रिटेन में, इंग्लैंड में कुलदीप जी जिस प्रकार से हमने देखा कि ब्रिटेन में, कनाडा में, अमेरिका में, पाकिस्तान में आतंकवाद से जुड़े लोग, चाहे वो लश्कर के लोग हों या खालिस्तान के लोग हों, उनकी हत्याएं हो रही हैं। एक ही तरीका अपनाया जा रहा है, कुछ युवक आते हैं, गोली मारते हैं और चले जाते हैं। ये तरीका हमने उस आतंकी के लिए भी देखा जो कांधार हाईजैकिंग में इन्वॉल्व था, असगर, उसको भी इसी तरह से मारा गया। अब पठानकोट हमले का जो आरोपी था वो भी इसी तरह मारा गया। इसी प्रकार से खालिस्तान टाइगर फोर्स के जो आतंकवादी थे पाकिस्तान में पंजवड़, उसको भी इसी तरह से मारा गया। अगर हम निज्जर की बात करें तो उसको भी शायद इसी तरह से कुछ लोग आए, उन्होंने गोली मारी और वो मारा गया। और बहुत सारे जो आतंकी इसी तरह से मारे जा रहे हैं। हाफिज सईद के भाई के ऊपर भी इसी तरह से हमला हुआ कि अचानक से उस पर कुछ लोगों ने गोली चलाई और वो मारा गया। तो ये सब चीज़ें आखिर आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये भारत के बदलते रुख का तो नहीं परिणाम की हो सकता है कि भारत ने वो रुख अपना लिया हो जो कभी केजीबी या मोसाद अपनाया करती थी? जी बहुत बढ़िया अमित जी, धन्यवाद आपका। अच्छा मुद्दा आपने उठाया है और मैं कहना चाहूंगा कि भाई मैंने पहले भी आपकी डिबेट में बोला है कि हमारा शत्रु दुनिया में कहीं भी है, भारत का शत्रु दुनिया में किसी भी देश में, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो हमें शांत करना चाहता है फिर हम उसको कैसे जिंदा छोड़ सकते हैं कि उसको शांत छोड़ेंगे। और दूसरी बात आपने मोसाद की और ये बात कही कि भाई क्या भारत की एजेंसियां ये सब अपना रही हैं, तो ये सब बातें चर्चा करने की नहीं और ना मैं इन सब चीजों को जानता हूं। पर मैं इतना कह सकता हूं कि हाँ, अब जो नया भारत है वो इन सब चीजों से सीख रहा है और बहुत सीखने के बाद में भारत ने सब कामों को करना शुरू कर दिया है। पर मैं कहना चाहूंगा हम पहली बात तो किसी को छेड़ते नहीं और बाद में फिर उसको छोड़ते नहीं। दुनिया में कोई एक भी आप उदाहरण दे दे भारत ने किसी के ऊपर आक्रमण किया हो, हमारे महापुरुषों ने किया हो, हमारे किसी ऋषि मुनियों ने किया हो, लेकिन हाँ अगर किसी ने हमारे पर आक्रमण किया तो फिर हम उसको बाद में छोड़ते भी नहीं। आप उदाहरण देख लो लंका का, हमने रावण को कुछ नहीं बोला लेकिन उसने अस्मिता पर जब बात हमारी आई तो उसके घर में धस करके उसको मार करके आए। तो ये हमारी व्यवस्था पुरानी है, हम बहुत सहनशील व्यक्ति हैं, सहिष्णु हैं, सारी चीजें बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जब सर के ऊपर से पानी गुजरने लगता है तो फिर तो उसको फिर बदला लेना भी हम लोग जानते हैं। ये जो चर्चा आप लोग कर रहे हैं कि भाई ये पठानकोट का जो हमले का मास्टरमाइंड था, ये शाहिद लतीफ जिसका नाम बताया जा रहा है, 16 साल भारत की जेल में रहा है। 1994 में जेल में गया था और ये 2010 में निकल कर गया है। 16 साल भारत की जेल में रहा और ये वहां पर भी पूरा मास्टरमाइंड बना हुआ था। आप सोचो मस्जिद में तो बहुत सारे लोग थे, इन्हीं पर हमला क्यों हुआ है? क्या और किसी दूसरे पर हमला नहीं हो सकता था? यही लोग क्यों हमले में मारे गए? तो उसके पीछे सीधा सा कारण है, कहीं ना कहीं ये रुख अपनाया है एजेंसियों ने, तो मैं तो धन्यवाद देता हूं और पूरे देश को कम से कम
इस बात पर प्रसन्नता होनी चाहिए। जहां भारत की गिरी हुई साख को और भारत की साख को गिराने का काम हमारे बहुत सारे नेता कर रहे हैं, रात दिन भारत को गिराने पर लगे, वहां पर बड़ी खुशखबरी ये है, बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि भारत के देशभक्तों को प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि दुनिया के किसी भी कोने में अब शत्रु होगा, हमारा तो उसको जीने का कोई अधिकार नहीं होगा। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि दुनिया में जो भी भारत की तरफ टेढ़ी निगाह से देखेगा उसको जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज भारत एक विश्व की उभरती हुई महाशक्ति है और इन महाशक्ति के तौर पर कोई भी भारत की जो इस स्टेटस है इसको चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन कुलदीप जी, आपको क्या लगता है कि कहीं ये आपसी झगड़े भी तो हो सकते हैं कि आज या एजेंसियां जो, जैसा कि बीच में कहा जा रहा था कि चाइना की जो खुफिया एजेंसी है उसने निज्जर को मारा, एक जो सोशल मीडिया पर खबर चल रही थी चाइना के, कि इस प्रकार से भी हो सकता है क्योंकि उससे यूरोप के और भारत के जो संबंध हैं उसको ख़राब कराने के लिए जो है वो चाइनीज़ सुरक्षा एजेंसियों ने इस तरह का षड्यंत्र रचा। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना था कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो भी इस तरह के तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकती है और उसने भी हो सकता है कि क्योंकि अब ये जो आतंकी हैं ये बुज़ुर्ग होते जा रहे हैं और लायबिलिटी बनते चले जा रहे हैं और कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है आईएसआईएस को कि जो इन पे कैसा खर्च रही है उनको वहाँ रख रही है, उससे उल्टा उनको नुकसान ही हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव आता है उनको पकड़ने के लिए, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान आ गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बीच का रास्ता पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने भी अपना लिया कि इनको चुन चुन के मारो और आरोप लगा दो भारत पे, तो ना तो उनकी जनता ये जो कह सकती कि भाई आपने इनको शरण नहीं दी, कश्मीर के नाम पर जो फंड इकट्ठा कर रहा है पाकिस्तान वो फंड इकट्ठा होता रहेगा और भारत के नाम पर वो भड़का के भी रखेगा। तो ये भी तो हो सकता है कि पाकिस्तान की एजेंसियां ही इनको चुन चुन के पाकिस्तान में मारें, क्योंकि बहुत आसानी से आते हैं हमलावर, मारते हैं और चले जाते हैं, उनका पता ही नहीं चलता। जी जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही अमित जी। पर लेकिन मेरा एक मत दूसरा है इस विषय में। मैं अपना पक्ष इसलिए आपका अलग तरीका का है क्योंकि अगर संबंध बिगाड़ने के लिए किसी को मारा जाएगा तो भारत के हितैषी को मारा जाएगा, तब संबंध बिगड़ेंगे। भारत के विरोधी को या भारत के शत्रु को मार करके संबंध बिगड़ने वाले नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जिन देशों में मान लो निज्जर की हत्या हुई है, अभी चाइना की बात हो रही है कि चाइना ने उसको मारा है, लेकिन लॉरेंस ग्रुप ने भी तो उसका कहा था कि भाई हम जिम्मेवारी लेते हैं, हमने उसको मरवाया। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा अमित जी, अगर संबंध बिगाड़ने की बात होती तो भारत के कुछ करीबी या किसी ऐसे व्यक्ति को मारा जाता है भारत के लिए मुख्य व्यक्ति है। हम लोग तो चाहते हैं तो गंदगी है भाई, जो हमारे देश को तोड़ने की बात करता है तो हम तो उसको जीने का हम तो चाहते नहीं कि वो जिए एक मिनट भी। तो ऐसा व्यक्ति ये जो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा इसमें दोनों तीनों बातें हैं और इन विषयों पर सोचने की, चिंतन करने की आज आवश्यकता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा इस विषय में कि ये जो मारे जा रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं ये दोनों बातें हमारी इस विषय को हम लोगों को रखनी चाहिए। दोनों बातें हैं, भारत का पक्ष भी देखना पड़ेगा और रही बात चाइना की और पाकिस्तान की, टपका रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो लोग इनको पालते पालते थक गए हैं और वो इनको फिर उन्होंने मार दिया और आरोप लगा दिया भारत के ऊपर क्योंकि भारत के शत्रु। ये भी बात में आपको दम हो सकता है, लेकिन अगर संबंध बिगाड़ने वाली बात होगी तो हमारा भारत का फिर मित्र मारा जाएगा, पर शत्रु क्यों मारा जाएगा। जी जी बिल्कुल। लेकिन जो पाकिस्तानी एजेंसियां हैं वो खुद भी तो मार सकती हैं, जैसे मैंने अभी कहा। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी एजेंसी मार सकती है उस विषय को, लेकिन वो इतने सक्षम नहीं। पाकिस्तान में जरूर मार सकते हैं, पाकिस्तान में उसको हो सकता है। जी पाकिस्तान में मार सकते हैं, आपकी बात सही है, क्योंकि इनमें आपसी भी तो झगड़े हैं, आपसी मतभेद भी तो हैं। अगर ये ग्रुप इनके बने हुए हैं तो आपको क्या लगता है कि केवल इस्लाम का झंडा बुलंद करने के लिए लगे हुए हैं? इनको भी तो पैसे की भूख है, इनको भी पद की है, इनको प्रतिष्ठा की है। तो कहीं ना कहीं जब पद प्रतिष्ठा की भूख बढ़ जाती है व्यक्ति की और धन नहीं पूरा मिल पाता है या उसमें कोई कटौती हो सकता है इस विषय में भी इनको मार दिया गया हो और आरोप तो भारत के ऊपर लगा ही देना है क्योंकि भारत के शत्रु ये लोग बैठे हुए हैं। तो हो सकता है आपकी बात में भी दम हो, लेकिन हमारे लिए बड़ी बात यह है कि हमारा शत्रु ये तेन प्रकार है, चाहे शत्रु को मार देता है या हम शत्रु को मार देते हैं तो उसको जीने का अधिकार नहीं। और जो ये काम हो रहा है आज देख रहे हैं साइलेंट तरीके से, इसमें भी कहीं ना कहीं भारत की विजय है और भारत जीत रहा है। भारत का जो वो हमारा जो सो गई थी व्यवस्था हमारी, कभी ऐसा भी था कि भारत के अंदर जो ऐसे लोग होते थे जिन्होंने अंदर जाकर के अपना बदला लिया, तो आज वो भारत का वो चेहरा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। धन्यवाद करेंगे हम तो उन लोगों का,
और दूसरी बात ये कहें कि हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि शत्रु किसी भी तरह से दुनिया के किसी भी कोने में मारा जा रहा है। जी जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि भारत के शत्रु जो हैं, उनको मुँह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। हालाँकि पहले भी ऐसा होता रहा है पहले और तब भारत क्लेम नहीं करता था। बहुत सारी ऐसी घटनाएँ बहुत सारे जो भूतपूर्व सैन्य अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखी हैं कि हाँ, हमने इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दिया, हमारे समय में अंजाम दिए गए, लेकिन उनको भारत और भारत सरकार और सेना ने कभी भी खुलकर नहीं कहा। लेकिन पठानकोट हमले के बाद और उरी हमले के बाद बहुत सारे ऐसे मौके आए जब भारत ने ये कहा कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की है या म्यांमार में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। उसके बाद जिस प्रकार से भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान में जाकर इसमें सबसे बड़ी ख़ास बात थी कि उसमें पीओके के अंदर हमला नहीं किया गया, उसमें बालाकोट पाकिस्तान का एक क्षेत्र है, वहाँ पर जाकर बम गिराए गए। तो भारत का एक रुख जो है वो बदला हुआ तो नज़र आना शुरू हो गया था, लेकिन अचानक से अब देख रहे हैं कि वो लोग जो कि इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस जिनके खिलाफ जारी हो चुके थे, जो लोग पाकिस्तान में बहुत ही आराम से अपनी दुकानें चला रहे थे, अपने कारोबार कर रहे थे, वो अचानक एक-एक करके जो है मारे जाने लगे। और जो खालिस्तानी आंदोलन की बात करें तो उससे जुड़े लोग भी मारे जाने लगे। तो ये सवाल उठना तो लाज़मी है कि आखिर क्या कारण हुआ कि अचानक से जो भारत विरोधी बुज़ुर्ग आतंकवादी थे, मैं इसमें बुज़ुर्ग इसलिए कहूँगा क्योंकि वो लोग एक तरह से लायबिलिटी बनते चले जा रहे थे और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो कुछ भारत के अंदर कुछ कर नहीं पा रहे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके ऊपर एक दबाव है कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को तब निकाला जाएगा, पैसा तब मिलेगा जब वो कार्रवाई करेगा, और कार्रवाई वो कर नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान की राजनीति है, उसमें सबसे पहले वही व्यक्ति जीतता है जो कश्मीर की बात करता है, जो ये कहता है कि भारत हमारा दुश्मन है और कश्मीर को जो ला के देने का वादा करता है अपनी जनता से, अपने कौम से, तो उसको ही वोट दिए जाते हैं। और जिसने एक ये भी नारा दिया गया कि जो भारत का यार है वो पाकिस्तान का गद्दार है, इस तरह के नारे दिए गए, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर उनको जवाब देना पड़ता है कि वो आतंकवादी जिन्होंने मासूमों को मारा, जिन्होंने सशस्त्र आंदोलन में भाग ले रहे हैं, जिन्होंने मुंबई में बम अटैक किए, वो सब पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं और खुल्लम खुल्ला वो घूम रहे हैं। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में घूम रहा है। तो ये सब चीज़ें होने के बाद कहीं न कहीं पाकिस्तान को अपना फेस बचाने के लिए कुछ कार्रवाई तो करनी ही थी। अब वो दोनों तरफ से फंसा हुआ था और फंसने के बाद उसने जो है ये शायद एक नया तरीका अपनाया कि वो उन लोगों को ही ख़त्म कर दे, ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी। अगर वो मरेगा तो उसका आरोप भारतीय एजेंसियों पे डाला जाएगा और अगर नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, कि जैसे ओसामा बिन लादेन मारा गया और पाकिस्तान ने बड़े आराम से कह दिया कि हमें तो पता ही नहीं था कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में इतने सालों से रह रहा था, लेकिन वो मारा गया और वो भी पाकिस्तान के संरक्षण में ही रह रहा था, ये बात जग जाहिर है। और आज वो अपने आप को एक अच्छा देश दिखाने का प्रयास कर रहा है। कुलदीप जी, आप आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपने भी अपने विचार इसमें रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी दोस्तों, आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।